हमारा सर्किट सेकेंड टाइप का है और उस समय प्योर रेजिस्टेंस नहीं है सर्किट में, ओनली इंडक्टेंस। इंडक्टेंस सर्किट में अगर केवल प्रेरिकत्व हो, ठीक है, जैसे ये, और मान लो कि इसका इंडक्टेंस कितना है, L है, और आपने इसके टर्मिनल्स पर कोई अल्टरनेटिंग ऐसी सोर्स लगा दिया, इसका वोल्टेज V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी है। यही वोल्टेज इसके भी टर्मिनल्स पर अप्लाई हो जाएगा, इतना ही वोल्टेज इसके भी टर्मिनल पर क्रिएट हो जाएगा, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। अभी आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज होता है, बेटा आज बहुत तेज पानी बारिश हो रही है, कड़क रहा है, भड़क रहा है। अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज होता है या फिर अल्टरनेटिंग जो करंट होता है, दोनों में से कोई कह लीजिए, चाहे वोल्टेज या करंट, अल्टरनेटिंग कोई भी है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू परमानेंट चेंज होती है या अल्टरनेट करंट की वैल्यू भी परमानेंट चेंज होती है। और आप विधिवत तरीके से जानते हैं कि अगर किसी भी कॉइल के टर्मिनल्स पर या किसी कॉइल में जो अल्टरनेट करंट है या वोल्टेज है, अगर उसकी वैल्यू परमानेंट क्या होगी, चेंज होगी, तो करंट या वोल्टेज के परमानेंट चेंज होने से, करंट या किसके चेंज होने से, वोल्टेज के चेंज होने से, इस कॉइल में से जो फ्लक्स पास आउट हो रहे हैं उनमें भी चेंज होने लगेगा। और अगर फ्लक्स में चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होने से इस कॉइल के टर्मिनल्स पर क्या क्रिएट हो जाएगा, ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा। इन कॉइल के टर्मिनल्स पर क्या क्रिएट हो जाएगा, ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा। और ईएमएफ जो क्रिएट हो जाएगा वो डेफिनेटली अपोज करेगा अप्लाइड वोल्टेज को, जो आपने अप्लाई किया है इस पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, वो जो है इस उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को जो आपने अप्लाई किया उसको ये ईएमएफ अपोज करेगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, ये परमानेंट इनको अपोज करना शुरू कर देंगे। अब इनका चूंकि ओमिक रेजिस्टेंस जीरो है, बहुत कम है इनका ओमिक रेजिस्टेंस, मैंने प्योर मान लिया है, यानी इनका कोई ओमिक रेजिस्टेंस नहीं है, किसी प्रकार का ओमिक प्रतिरोध नहीं है परिपथ का, तो डेफिनेटली ये जो ईएमएफ होगा ये बिल्कुल फुलफिल क्या करेगा, अपोज करेगा इस अप्लाइड वोल्टेज का। आपको पता है उनके नियमानुसार, क्या नाम उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो साइंटिस्ट थे, लेंज के नियमानुसार, लेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको पता है जो ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो हमेशा अपने रीजन को अपोज करता है। तो ये ईएमएफ अपोज करेगा इसका, ठीक है ना। ये ईएमएफ करंट, ये ईएमएफ क्रिएट क्यों हुआ, इस ईएमएफ के क्रिएट होने का कारण है डी अपान क्या है, dt, डी अपान क्या है, dt, करंट में चेंज होना, करंट में चेंज होने से ये ईएमएफ क्रिएट होता है बेटा, और ये डेफिनेटली अपोज करेंगे किसको, अप्लाइड वोल्टेज को। तो फिर अगर ओमिक रेजिस्टेंस जीरो है और ये बिल्कुल फुलफिल अपोज करेगा इनको, तो इन दोनों का जो नेट वैल्यू आएगा वो जीरो आ जाएगा। यानी ये कहें अगर हम आपसे V0 साइन ओमेगा टी माइनस L DI बाई dt इज इक्वल टू जीरो, फुलफिल अपोज की जितनी वैल्यू, जितना तुम अप्लाई करोगे उतना मैं अपोज करूंगा, तो नेट वैल्यू जीरो आ जाएगी। यहां से लिख सकते हैं L DI बाई dt इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। अब यहां से थोड़ी सी चीज और कर लें, डी आई अपान डी टी इज इक्वल टू V0 अपान L साइन ओमेगा टी, ठीक है। डी टी को इधर भेज दें, V0 अपान L साइन ओमेगा टी, डी टी अगर इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना, दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन कर दें, डी आई का इंटीग्रेशन कर दें, और यहाँ V0 अपान L को कॉमन कर लें, इंटीग्रेशन कर दें साइन ओमेगा टी इंटू क्या बेटा, डी टी कर दें, ठीक है। अभी आगे बढ़े, डी आई का आई हो जाएगा V0 अपान L हाई है यहाँ पर, और साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस, ठीक है ना, कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा होता है, ठीक है ना, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ से जो चीज़ आई, आई इज इक्वल टू बेटा माइनस V0 अपान L, ये ओमेगा भी है तो L ओमेगा लिख सकते हो, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखो, माइनस V0 अपान ओमेगा L, ठीक है ना, कॉस ओमेगा टी। इसको अगर आप इजाज़त दें तो मैं लिख सकता हूँ क्या चीज़, साइन पाई बाई 2 माइनस क्या ओमेगा टी, ठीक है ना, ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो आई इज इक्वल टू इस माइनस को एंट्री में कर दें, ओमेगा यल साइन ऑफ, सर माइनस को अगर भेजोगे तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आएगा, ठीक है ना। अब अगर थोड़ी सी चीज़ मैं आपसे कहता हूँ कि ये V0 अपान ओमेगा L क्या चीज़ है, सबको बेहतर तरीके से पता है क्या चीज़, ये बात अच्छे से पता है सबको कि साइन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है,
अगर साइन फंक्शन की यहाँ मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई करूँ तो आई का वो मैक्सिमम मान मिलेगा, अगर साइन का मैक्सिमम मान रखोगे तो आई का मैक्सिमम मान मिलेगा, यानी वी नॉट अपॉन ओमेगा एल इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। यहाँ पर अगर इसको पुट कर देते हैं तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले सकते हैं। अगर आप फर्स्ट और सेकंड को स्टडी करते हैं तो आप पाते हैं कि अगर सर्किट में प्योर इंडक्टेंस है तो फिर जो करंट है वो 90 डिग्री लैगिंग पोजीशन में होगी इन कंपैरिजन टू वोल्टेज, यानी करंट वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी होगा। ठीक है ना, यानी क्या कहते हैं कि दोनों साथ मैक्सिमम नहीं होंगे, दोनों साथ मिनिमम भी नहीं होंगे। ठीक है ना, करंट बाद में मैक्सिमम होगा, वोल्टेज पहले मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। जब करंट जीरो, क्या कह रहे हैं, ये बाद में मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, जब ये मैक्सिमम होंगे तो ये जीरो होंगे उस समय। अभी आपको दिखा रहे हैं ग्राफ बना करके, जब ये मैक्सिमम होंगे तो ये जीरो होंगे उस समय। ठीक है ना, इतना का डिफरेंस होने के कारण 90 डिग्री का, ये बाद में ही मैक्सिमम होंगे। ठीक है ना, अब मैं आपको इनका जरा सा फेस डायग्राम या फिर दोनों डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूं। आइए, वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी और इसमें जो करंट की वैल्यू आई आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये तो क्लियर है इससे कि इनमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है और करंट लैगिंग स्टेट में है इन कंपैरिजन टू वोल्टेज। तो अगर इनका मैं एक परपेचुअल डायग्राम देता हूं तो इस तरीके से होगा कि ये आपकी जो है ओमेगा टी को शो कर रही है, या फिर टाइमिंग कह लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो। आप देख लीजिए वोल्टेज जो है वो साइन ओमेगा टी है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, बहरहाल इतना दिख रहा है, दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। कैसे बनाएंगे वो, ये फेज डिफरेंस शो करते हुए इसके ग्राफ को शो करना, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ देखिए कैसे आप इसको शो करते हैं। ये वोल्टेज की बात हो गई, मैं इससे वोल्टेज शो कर रहा हूँ। करंट 90 डिग्री पीछे है। 90 डिग्री पीछे होने का मतलब कि जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट को कितना बना के रखना है, जीरो बना के रखना है आपको। कैसे, अब देखो मैं इसको बनाता हूँ। ये आप बढ़िया से बनाएं इसको, ये देख लीजिए बन गया चीज। एक को डॉटेड रखें और एक को जो है कंटिन्यू लाइन रखें। ये डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, थोड़ा सा इसको पीछे बढ़ा दें। अब आप देखें, जब आपका वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम है, उस समय करंट कैसा है, जीरो है। जब वोल्टेज जीरो है तब करंट आपका मैक्सिमम हो गया। ये आपका आई है, ये यहाँ पर वी नॉट और ये यहाँ पर आई नॉट। ठीक है, इनमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी देख लीजिए सेम है, 1 साइकिल कंप्लीट, और ये भी उतने समय में 1 साइकिल ही कंप्लीट किए हैं। ये यहां पर कंप्लीट हो गया इनका, तो फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पर ये कंडीशन बनता है, एक मैक्सिमम तो एक मिनिमम। और पहले वोल्टेज मैक्सिमम होगा, करंट क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। अभी इसका फेजर डायग्राम अगर आप मेंटेन करते हैं तो इस तरीके से, ये इसके आर्बिट्रेरी एक्सिस है जहां से आप किसको शो करोगे, ओमेगा को शो करोगे। ठीक है ना, अब यहां पर देखें, वोल्टेज को पहले आप शो कर लें, और वोल्टेज आपका क्या है, लीडिंग पोजीशन में है, करंट लैगिंग कंडीशन में है। अगर आप सर्किट में प्योर इंडक्टेंस अप्लाई करते हो तो ये आपके वोल्टेज को मैं शो कर रहा हूं। वोल्टेज का ये कौन सा मान है, पीक वैल्यू है। फेजर्स किसको शो करते हैं, वेरिंग क्वांटिटी को शो करते हैं, जो परमानेंट चेंज हो रहा हो। ये आपका वोल्टेज है और ये बना रहा है कितना, ओमेगा टी। यहाँ देख लीजिए ओमेगा टी शो कर रहा है। अब उसके बाद अगर इसके आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू को चाहते हैं, इसका प्रोजेक्शन ले लें इस वर्टिकल एक्सिस पर, ये पीक वैल्यू है। मैंने कहा था जिस पॉइंट से आप प्रोजेक्शन लेंगे, जिस पॉइंट से आप प्रक्षेप लेंगे, वो इसकी पीक वैल्यू को शो करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को। और आप क्या चीज देख रहे हैं कि वोल्टेज से, ओमेगा टी से 90 डिग्री लैगिंग पोजीशन में करंट है, 90 अंश पीछे है। ठीक है ना, पश्चगामी है। तो आप एक काम करें, मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर आपको माइनस का एंगल शो करना है तो आप क्लॉकवाइज चलोगे, इधर एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज चलेंगे माइनस का एंगल शो करने के लिए। 90 डिग्री पीछे है कौन, करंट। तो आप पहले यहाँ से 90 डिग्री खींच ले, ये नहीं है 90 डिग्री, बढ़िया से इसको, ये हो गया 90 डिग्री, यानी पाई बाई 2। ये आपका करंट का मैक्सिमम वैल्यू है, इसका प्रोजेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फेजर डायग्राम है। यानी कुल मिलाकर क्या चीज कहते हैं कि अगर सर्किट में प्योर इंडक्टेंस है तो डेफिनेटली जो करंट होगा वो लैगिंग स्टेट में होगा, 90 डिग्री पश्चगामी होगा, लैगिंग कंडीशन में होगा वोल्टेज के कंपैरिजन में। ठीक है, धारा वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी होगा। ठीक, ये बात हो गई। एक टॉपिक है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसी हेडिंग में क्या चीज है, इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में। इसको बोलते हैं प्रेरण
प्रतिघात, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, जैसे जो आपकी पीक वैल्यू आई थी, करंट की जो पीक वैल्यू आई थी वो V नॉट अपॉन ओमेगा L आई थी। अगर इसको ओम के नियम से कंपेराइज करिए तो V अपॉन R, यानी यहाँ जो ओमेगा L है वो अल्टरनेटिंग सर्किट में, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में उसी तरीके बिहेव करेगा जैसे डीसी सर्किट में कौन बिहेव करता है, रेजिस्टेंस करता है। जिस सर्किट में प्योर इंडक्टेंस होगा, प्योर इंडक्टेंस होगा, उसमें ओमेगा एल उसी तरीके बिहेव करेगा जिस तरीके से डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस करता है, यानी ओमेगा एल इज बिहेव्ड लाइक रेजिस्टेंस। बट ये ओमेगा एल जो है, जो ये प्रतिरोध है अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में, ये आप इसको रेजिस्टेंस नहीं कह सकते क्योंकि ये रेजिस्टेंस के कारण नहीं है। ये जो प्रतिरोध है, ये जो विरोध है, वो केवल और केवल इंडक्टर के कारण है। ये जो विरोध हो रहा है वो इंडक्टर के कारण हो रहा है, इसलिए ओमेगा एल को हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं और एक्सेल से शो करते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, किसे शो करते हैं, एक्सेल से शो करते हैं बेटा, ठीक है ना। जरा सा आगे बढ़ते हैं इसके आगे। इसी को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। ये वही काम करता है जो डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस करता है, वही काम एसी सर्किट में ओमेगा एल कहता है। इसका नाम प्रेरण प्रतिघात है, ठीक है। अब अगर यूनिट की बात कर दें तो इस सबको पता है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा मतलब 2 पाई एफ होता है इंटू एल। भाई ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, ठीक है ना। 2 पाई 1 बाई टी का मतलब एफ होता है। ये फ्रीक्वेंसी आप अल्टरनेटिंग करंट है, उस अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है। तो बेटा ये हो गया एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ क्या एल। अब यहाँ से एक चीज क्या निकल कर आए कि अगर सर्किट का इंडक्टेंस बढ़ाएंगे, अगर आप इंडक्टर का इंडक्टेंस बढ़ाएंगे, एल की वैल्यू बढ़ाएंगे, टर्न्स बढ़ाएंगे, तो फिर एक्सएल भी बढ़ेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर इनके बीच ग्राफ खींचते हैं, एक्सएल और किसके बीच, एफ के बीच, एक्सएल और एफ के बीच अगर ग्राफ खींचें तो मैंने क्या चीज़ देखा कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो रिएक्टेंस भी बढ़ेगा, अपोज भी बढ़ेगा। अगर अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो उसका रिएक्टेंस बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, विरोध करेगा। लेकिन प्रतिरोध कहेंगे नहीं चूंकि ये आर के कारण नहीं है, एल के कारण है, इसलिए इसका नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरण प्रतिघात पड़ गया। इनके बीच जो ग्राफ होगा वो एक सीधी रेखा होगी, ठीक है। ये तो इनकी बात हो गई। हाँ, एक चीज मैं आपसे और यहां से कहना चाहूंगा, वो ये क्या चीज है कि अगर बात कर दूं डीसी करंट के लिए, डीसी करंट के लिए, तो डीसी करंट की तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है। डीसी करंट में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो अगर डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 है तो डीसी करंट के लिए एक्सएल की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी। यानी अगर आप कॉइल में चाहते हैं तो डीसी करंट आप आराम से भेज सकते हैं, कोई विरोध नहीं होगा। डीसी करंट का कॉइल में कोई अपोज नहीं होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी डीसी करंट की 0 है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि उसमें कोई रिएक्टेंस लगेगा ही नहीं। ये तो बात हो गई इसकी। अब एक चीज और आपसे कह देता हूं, क्या चीज, एक्सएल, और एक चीज और आपसे कह देता हूं, जरा सा करंट की पीक वैल्यू को देखें। आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। कहानी हो गया, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू करंट की ओमेगा पर क्या करती है, डिपेंड करती है। मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू करंट की ओमेगा पर डिपेंड करती है। यानी अगर इनके बीच कर्व आप ट्रेस करते हैं, ओमेगा और किसके बीच, आई नॉट के बीच, तो ये होगा बेटा, क्योंकि यल तो कांस्टेंट है, यल तो कांस्टेंट है, यल हमारा कांस्टेंट है। यल अगर कांस्टेंट है तो डेफिनेटली आई नॉट ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। अब एक चीज और आपको बता देते हैं, जरा सा एक चीज और बता देते हैं। क्या चीज, क्या चीज, क्या चीज, यूनिट, एक्सएल की यूनिट बता देते हैं। एक्सएल की यूनिट, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ और एल, या फिर एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। अगर ओमेगा जो है आपका ये कैसे हर्ट्स में हो, भाई फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स ही तो है। अगर आपका चाहे ओमेगा कह दो चाहे एफ कह दो, अगर फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में है और एल हेनरी में है तो डेफिनेटली एक्सएल आपका ओम में होगा। किसमें होगा, ओम में होगा। अगर फ्रीक्वेंसी किसमें है, हर्ट्स में है, और इंडक्टेंस अगर आपकी जो है हेनरी में है, ये एल, तो फिर एक्सएल ओम में ही होगा।